पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी उस वक्त, उस दौर में। 1992 में सबसे पहले एक एमएलए हेमंत शाही की हत्या की जाती है। हत्या कहाँ की जाती है? बीडीओ ऑफिस में। क्योंकि बीडीओ ऑफिस में हेमंत शाही एक एमएलए की हत्या कर दी जाती है। 94 में आता है। 94 में जो डीएम जी कृष्णैया की जब हत्या होती है, वो अपने आप में इतना सनसनीखेज होता है, देश में कोई भी ये विश्वास ही नहीं कर पाता है कि कोई एक भीड़ किसी एक डीएम को पीट पीट कर मार डाले। लालू यादव के डाउनफॉल की शुरुआत कब हुई? क्या ये सिर्फ चारा घोटाला या उसके पहले ही पटकथा लिखी जा चुकी थी? चाईबासा में अमित खरे साहब रेड करते हैं वहां की ट्रेजरी पे, और वहां से जितने भी बिल्स एंड वाउचर्स निकलते हैं, पता चलता है कि जितना बजट है उसका 5 गुना एक्सपेंस है। और एक्सपेंस ही सिर्फ नहीं है, सारे बिल्स वाउचर सब फेक है। बहुत सारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो जेल गए, उन्होंने जेल में बिताया। बहुत बड़ा घोटाला, 900 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। उस समय लोग समझ नहीं पाते, गिन नहीं पाते कि 900 करोड़ होता कैसे है, कि किस प्रकार से पटना स्टेशन पे साधु यादव थे और राजधानी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लग गई और वहीं बैठे हुए थे, तो कहे कि हम वो सीढ़ियों से चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे कौन जाएगा, राजधानी को वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगवाइए। और वो फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगवाते हैं राजधानी। तो कोई एक व्यक्ति इस पावर ट्रिप के लिए अगर सीढ़ी चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म तक पे नहीं जा रहा है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा पावर ट्रिप है। उसके लिए तो ये अपने आप में एक बाहुबल की बात है। उन्होंने वर्षों तक इस कहानियों को सुनाया होगा लोगों को कि हमने किया था। 1992 में करीब करीब आधे ऑफिसर्स, 382 के आसपास टोटल IAS IPS ऑफिसर्स जो बिहार में पोस्टेड थे, उनमें से आधे ऑफिसर्स ने सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। टूरिज्म के सेक्रेटरी हुआ करते थे। किस प्रकार से उनको एक टेंडर के लिए सरकार ने पुश किया, उन्होंने मना कर दिया तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहां उनकी कोई पोजीशन ही नहीं थी। तो वहां पोजीशन क्रिएट करके उन्हें ट्रांसफर किया गया। उनके सैलरी का, क्वार्टर्स का कोई प्रोविजन ही नहीं था वहां, तो उनकी सैलरी की भी जुगाड़ उनको खुद से करनी पड़ी और उनको रिपोर्टिंग करा दी गई एक जूनियर ऑफिसर। मेरे ख्याल से लालू वाला नेपोटिज्म थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हुआ था क्योंकि जिस प्रकार से वो 97 में राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो शायद एकदम अप्रत्याशित था। वैसा आज तक किसी राजनेता ने देश के किसी भी कोने में नहीं किया है। हमें याद है उस समय घरों से कोई 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। सबके घरों के बाहर दरवाजे के बाद एक ग्रिल हुआ करता था और ग्रिल में वो बड़े से ताले लग जाते थे। आप जो पूरा 90 के दशक के जितने सबसे बड़े मर्डर्स देखेंगे या क्राइम्स देखेंगे, आप उसमें जो सबसे ज्यादा अभियुक्त देखेंगे, तो या तो लालू सरकार में कोई मंत्री होंगे या विधायक होंगे या कोई दूसरे पार्टी के मंत्री विधायक। तो एक प्रकार से सत्ता के लोग ही उसे कर रहे हैं कि 90 से 95 तक में 2 दर्जन पुलिस ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स या तो हत्या हुई है या उनका अपहरण हुआ है। जो पूरी शादी थी, उसकी जो शादी का इनविटेशन कार्ड था, वो राज्य के सरकारी अफसर, डीएम, एसपी, वो कार्ड जगह जगह जाकर पहुंचा रहे होते। तो एक प्रकार से ऐसी शादी थी जो दूल्हा था, दूल्हे के गांव तक रातों रात सड़क पहुंचा दी जाती है, बिजली के खंभे पहुंच जाते हैं, टेलीफोन लाइन पहुंच जाती है। मिसा भारती की चर्चा होती है, जिस तरह से वो मुखर होके बोलती हैं कि हम भाई बहनों का कसूर है कि मेरे माँ पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, तो हमें लपेटे में लिया गया और हम लोगों को परेशान किया गया। किस प्रकार से लालू और राबड़ी उनको एडमिशन कराते हैं जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में, टिस्को कोटा पे, जो होता है टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ के लिए जो कोटा होता है, और ये लोग कोई टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ तो थे नहीं, उस कोटा में एडमिशन करवा देते हैं। फिर 1 साल बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स बोल के इनको PMCH में ट्रांसफ़र करवा देते हैं कि वहाँ पढ़ेंगी सिक्योरिटी कंसर्न। और किस प्रकार से जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहती हैं, उस दौरान ये MBBS पास करती हैं और टॉप भी करती हैं। एक मुख्यमंत्री का बेटा और बेटी अगर आज के ज़माने में MBBS टॉप कर जाए तो उस पर ऐसे ही इतने सवाल उठने लगते हैं। वो टॉप करती हैं और उस टॉप करने के बाद ज़िंदगी में एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं करती। नमस्कार, जोहार। मैं प्रियंका मिश्रा और टॉक विद प्रियंका मिश्रा के खास पॉडकास्ट में आज आप एक ऐसे मुद्दे को देखने वाले हैं जो अभी बेहद चर्चा में है। 90 के दशक में बिहार की राजनीति में तत्कालीन दिग्गज नेता रहे कांग्रेस विरोधी और विपक्ष के धुरी रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह के पदस्थ पाकर एक ऐसे शख्स की राजनीति में एंट्री होती है जिसने राजनीतिक समीकरण का ताना बाना और सामाजिक सरोकार के ग्रामर को ही पूरी तरीके से बदल डाला। एक ऐसा वोट बैंक खड़ा कर लिया जिससे 15 सालों तक इनका खूंटा नहीं हिला। पूरे गंवई अंदाज में सरकार चलाई और फिर
सत्ता से डूबे भ्रष्टाचार की धूलि में डूब गए। तब बिहार जंगल राज का पर्याय बन चुका था। जी हां, मैं बात कर रही हूं लालू प्रसाद यादव और उनके शासनकाल की। तब का जंगल राज और तब के सरकार में क्या कुछ हुआ, बिहार के कुशासन पर झारखंड के मृत्युंजय शर्मा ने ब्रोकन प्रोमिसेस नामक एक किताब लिखी है। इस किताब में मृत्युंजय जी ने बिहार के कुशासन के तथ्यों को प्रामाणिकता के साथ बेहतरीन चित्रण किया है। वो खौफ 90 का दशक जिसकी कहानियां सुनकर लोग सिहर उठते हैं, जानना चाहते हैं, इन तमाम चीजों को एकत्रित करके मृत्युंजय जी ने इस किताब को पिरोया है। और आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मृत्युंजय जी मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रोकन प्रोमिसेस लिखने का थॉट कहाँ से आया? कैसे सोचा आपने कि ये लिखना चाहिए? तो मैं राजरप्पा, आप लोग जानते होंगे, एक छोटा सा टाउनशिप है रामगढ़ में, वहीं पे पला बढ़ा हूँ। और 90 के दशक में बहुत सारी चीज़ें आंखों के या तो सामने हो रही थी या कम से कम प्रत्येक दिन अखबारों में पढ़ रहा था। और एक तरह से हम सभी ने जो इस क्षेत्र से आते हैं उन सब ने उसको जिया हुआ है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे कोई ना कोई प्रभावित हुआ है। वो शायद हमारे परिवार में हो, हमारे दोस्त यार में हो, कई बार हमारी खुद की फैमिलीज प्रभावित हुई हैं। मेरी खुद की फैमिलीज में से बहुत सारे इंसिडेंट से प्रभावित रही हैं। तो शुरुआत में तो वो बहुत कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता था कि शायद यही नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, दुनिया ऐसी ही होती है, क्योंकि बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। लेकिन जब बड़ा हुआ, बाहर गया, दूसरे शहरों को देखा, दूसरे स्टेट्स को देखा, दूसरे लोगों से समझा, तो पता चला कि जनरली ऐसा नहीं होता है। और जो हमारे यहाँ हुआ है वो एक अपवाद है, और सिर्फ हमारे यहाँ के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी कालखंड के लिए एक अपवाद है। कोई विश्वास ही नहीं करता था कि हमारे राज्य में ऐसा हो सकता है। बहुत चीजों के बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसी बातें उठी करती थी तो दूसरे राज्य के बच्चे या लोग अक्सर कहते थे कि तुम तो मजाक कर रहे हो, या ऐसे थोड़े ही होता है। तो हमेशा से एक इच्छा थी कि एक तो वो दर्द बयां हो, देश के विदेश के हर व्यक्ति जाने कि उस राज्य के, बिहार, और जब एक एक बिहार था, बिहार झारखंड के लोग किन मुश्किलों से गुजरे हैं, क्या क्या झेला है उन्होंने, उसको जाने, उसको अप्रिशिएट करे, समझने का प्रयास करे। और दूसरा, ऐसी क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी स्टेट में और ऐसा क्यों हो पाया इस स्टेट में, ये मैं खुद को भी समझाने के लिए लिखना चाहता था कि इतना अजीब क्यों हो गया। हम अक्सर यूपी बिहार की बात करते हैं कि एक ही प्रकार का है, लेकिन यूपी में भी ऐसा नहीं हुआ जैसा बिहार में हुआ इनफैक्ट। तो ऐसा क्या डिफरेंट था बिहार में, ऐसा क्या डिफरेंट सोशियो पॉलिटिक्स था बिहार में जाकर ऐसा हुआ। तो मेरे ख्याल से एक खुद को समझाने के लिए भी, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा, और दूसरा इस चीज को हर जगह तक पहुंचाने के लिए कि हर कोई पढ़े और जाने कि कुशासन एक्चुअली कितना बड़ा कुशासन हो सकता है। आपने पूरे 90 का जो दशक था, लोग उस वक्त को जंगल राज कहते हैं, वो दौर देखा। कई कहानियां लोग कहते हैं कि शाम में लोग घर से नहीं निकल पाते थे। बहुत सारी चीजें जिसको आपने किताब में इंगित भी किया है। तो आपको क्या लगता है कि लालू का जब वो दौर था, वो सिस्टम जब चल रहा था, जब लालू मुख्यमंत्री थे, तो क्या सत्ता का संरक्षण प्राप्त था? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसके खिलाफ आवाज उठाए? मेरे ख्याल से दो भागों में बटा हुआ था पूरा का पूरा, आप देखेंगे अगर उस समय का पॉलिटिक्स। तो एक जो लालू जी के साथ था, एक जो लालू जी के अगेंस्ट था। बहुत जगह विरोध के स्वर उठे। विरोध के स्वर नॉर्मल तरीकों से भी उठे, हिंसा के माध्यम से भी उठे। लेकिन मेरे ख्याल से लालू जी उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। और जितने सबसे बड़ी बाहुबली आप देखेंगे, जितने सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली लोग, वो ज्यादातर सत्ता के साथ थे। राजनीति में होता भी यही है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो धीरे धीरे सारे लोग आपके साथ आ जाते हैं। तो विपक्ष में जो गिने चुने लोग थे, उन्होंने अपने माध्यम से बहुत प्रयास किया लोकतांत्रिक तरीकों से। आप देखेंगे नीतीश ने 1994 में ही विरोध का बिगुल फूका, नीतीश जी ने और जॉर्ज फर्नांडिस जी ने। आप देखिए आनंद मोहन ने एक अलग ही फ्रंट बनाया, भाजपा विरोध में थी ही, लेकिन फिर भी वो सब मेरे ख्याल से इतने पावरफुल हो गए थे लालू की, ये सब कहीं ना कहीं सीमित रह गए अपने प्रभाव में। चाहे वो हिंसा का रास्ता उन्होंने चुना हो, चाहे लोकतंत्र का, लालू मेरे ख्याल से हर मामले में उन पर 20 पड़े पूरे 15 सालों तक।
जैसे हम देखते हैं कि जब वो दौर था तो क्या सरकार के नज़रों के सामने वो जो बाहुबलियों की इंडस्ट्री थी वो खड़ी होती रही और सरकार चुप रही, या फिर संरक्षण मिली इस चीज़ को कि देख कर भी अनदेखा हुए, या फिर ऐसा लगा कि नहीं, हम सत्ता से गठजोड़ हैं तो हम उभर रहे हैं इस फील्ड में? आप देखेंगे जो पूरा पूरी सरकार थी 1990 में, जब पहली बार लालू जी की सरकार बनी तो उसको समर्थन प्राप्त था। बड़ी बड़ी विचित्र सरकार थी क्योंकि उसे लेफ्ट का भी संरक्षण प्राप्त था, उसे समर्थन प्राप्त था, और बीजेपी का भी समर्थन प्राप्त था। बाद में फिर बीजेपी अलग हुई, और उसे निर्दलियों का भी समर्थन प्राप्त था। एक अल्पमत की सरकार थी और सबका गठजोड़ चाहिए था। आप देखेंगे 1990 में 30 निर्दलीय विधायक चुन के आते हैं बिहार विधानसभा में, जो बहुत बड़ी संख्या है। किसी राज्य में 30 निर्दलियों का चुन के आना, और ये तीसों की तीसों का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो सबके सब बाहुबली। इनमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं आपको दिखेगा जो एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हो, जिसने जमीन में बहुत काम किया हो और लोगों ने उन्हें चुन लिया हो। तो एक तो सबसे पहली प्राथमिकता थी सरकार चलाने की। और आपको यह भी ध्यान होगा कि इनफैक्ट कहा जाता है कि लालू जी की सरकार के लिए जो निर्दलियों का समर्थन जुटाया गया, निर्दलियों के समर्थन जुटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पप्पू यादव ने निभाई थी। तो जब इन लोगों का समर्थन आप ले रहे हैं और उनकी भूमिका से सरकार चल रही है, अब जब आपकी सरकार में शहाबुद्दीन शामिल है, आपकी सरकार में पप्पू यादव शामिल है, आपकी सरकार में सुरेंद्र यादव शामिल है, तो मेरे ख्याल से फिर और कौन बचा वैसा जिसके खिलाफ राज्य सरकार जाएगी। तो एक तो वो सरकार के संरक्षण, आप बिल्कुल बोल सकते हैं सरकार का संरक्षण था, क्योंकि सरकार हर चीज मनदेखी करती थी। और लिटरली मैंने किताब में लिखा है इस चीज को कि आप 90 के दशक देख लें तो आप बता नहीं सकते हैं कि बिहार का कितना हिस्सा सरकार के कंट्रोल में था। शायद पटना भर होगा, या पटना भी पूरा नहीं होगा। बाकी सारे हिस्से किसी न किसी बाहुबली के कंट्रोल में होते थे, और उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती थी। सिवान में कभी ऐसा नहीं होता था कि सरकार को जाके हस्तक्षेप कर देगी। वहां अगर कुछ भी होगा तो शहाबुद्दीन ही फैसला लेंगे, और डीएमएसपी भी शहाबुद्दीन से ही जाके पूछेंगे कि इसमें क्या करना है। तो संरक्षण से भी ज्यादा मेरे ख्याल से उस स्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर सौंप दिया गया था इन बाहुबलियों को चलाने के लिए। लालू, आपने अपने किताब में इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि लालू यादव का उदय, जैसे हमने इसका ज़िक्र किया कि लालू यादव एक साधारण परिवार से राजनीति में आते हैं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, लालू अचानक से ये पे आ गए, और पूरे देश में मुझे लगता है आज जो बिहार की स्थिति है, या जिस 90 के दशक की हम बात कर रहे हैं, तो लालू का जो उदय था, जिसे आज बहुत सारे शब्दों में लोग कहते हैं कि जब वो दौर था तो वो जंगल राज था, जब वो दौर था तो लोग डरते थे। तो कैसे देखते हैं आप इसको? आपने किताब में भी लिखा है कि उदय जो था लालू का, वो कब हुआ? कब एक साधारण व्यक्ति इस तरह से ये चर्चित हो गया? लालू एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे, और वो बहुत सौभाग्यशाली थे कि उन्हें पटना पढ़ने भेजा गया। और उनके चाचा वहीं के वेटनरी कॉलेज में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे, जिनके साथ रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, फिर पटना यूनिवर्सिटी में आए। लालू हमेशा से बहुत वाक्पटु थे, बोलने में बहुत माहिर। और बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे, हमने भी अपनी किताब में जिक्र किया है कि एक तरह से वो फेवरेट बनते गए उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और शायद अगर कोई समाजवाद पे पूछ दे तो उसके डेप्थ में ना जाए, लेकिन लोगों को क्या सुनाना है और बोलना है उनको बहुत अच्छे से आता था। तो एक प्रकार से वो नेचुरल नेता बन के उभरे। लालू अक्सर कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन दूसरे नेता अक्सर कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण उन्हें एकदम लंपट समझते थे कि ये तो बस है ना। तो दो तरह के नैरेटिव्स हैं। लेकिन एक प्रकार से जेपी आंदोलन में लालू बहुत खुलकर सामने आए, दिखे, वो एक नेता के तौर पे दिखे। और कई कहानियां हैं इसमें। कहानी है कि जब एक प्रोटेस्ट में ये लोग सभी थे और भीड़ पर लाठियां चलती है और पुलिस घेर लेती है, तो लालू किस प्रकार से वहां से फरार हो जाते हैं। बाकी सब अपनी अपनी गिरफ्तारी देते हैं उसमें, और लालू फरार होकर अपने वेटरनरी क्वार्टर्स में जाते हैं। और जब नीतीश या कोई और एक पहुंचते हैं वहां पे, तो वहां पे चिकन बना रहे होते हैं और पूछते हैं कि चिकन खाओगे क्या। तो ये भी एक दोनों पक्ष है उनका। वो विरोध में भी थे, लेकिन एक प्रकार का जो फ्रिवलसनेस बोलते हैं, वो शायद सीरियसनेस या समाजवाद के लिए पैशन आप बोलेंगे, वो शायद एक चरित्र में नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी वो नेता बन चुके थे, और 77 का फिर वो चुनाव लड़ते हैं छपरा से, वो चुनाव जीतते हैं और एक स्थापित नेता के रूप में आ जाते हैं। युवा 30 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है। और उसके बाद लगातार वो बिहार के, चूंकि 80 के दशक में कांग्रेस की सरकारें रहती हैं 10 वर्ष, मगर फिर भी विपक्ष में वो एक बहुत सशक्त आवाज के रूप में रहते हैं।
87 तक कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता रहते हैं और एक प्रकार से वो सेकंड लाइन में रहते हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की का देहांत के बाद वो और भी ज्यादा विपक्ष के नेता के तौर पे उभर जाते हैं। और 90 में फिर किस प्रकार से वो 3 महीने पहले ही वो लोकसभा का चुनाव जीते होते हैं और फिर भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे दावेदारी करते हैं बिना विधायक रहे हुए और जीत भी जाते हैं। उसमें कैसे वोटिंग होती है पार्टी के अंदर ही और वो जीत जाते हैं। मेरे ख्याल से एक नेचुरल पॉलिटिशियन, आपको मानना पड़ेगा लालू एक बहुत बड़े नेचुरल पॉलिटिशियन है। क्या बोलना है, लोगों को कैसे प्रभावित करना है, पार्टी के अंदर कैसे अपनी धाक जमानी है, कुर्सियों तक कैसे पहुंचना है, वो शायद उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था। और 90 तक का ये जो स्ट्रगल था, एक तरह से संघर्ष था, मेरे ख्याल से उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और यहीं पे वो पॉइंट था, 90 का पॉइंट अगर बोलेंगे, जहां से वो दोनों रास्ते ले सकते थे। वो शायद उभर कर एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में उभर सकते थे, जिन्हें देश याद रखता बहुत पॉजिटिव कामों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए याद रखता। लेकिन शायद कभी कभी लगता है कि पावर हर कोई पचा नहीं पाता है। बहुत लोग पावर में करप्ट हो जाते हैं, ज्यादातर लोग करप्ट हो जाते हैं, और शायद लालू एक अपवाद नहीं है उसमें। और मुख्यमंत्री बने और उसके 1-2 साल के अंदर अंदर जिस प्रकार से एकदम चरित्र में परिवर्तन आया उनके और तौर तरीके में, तो लगा लालू को पावर ने करप्ट कर दिया है। आपने किताब में ज़िक्र किया है कि यहाँ के छात्र, बिहार के छात्र जब बाहर जाते हैं तो उन्हें कैसे सामना करना पड़ता है। अभी एक गाना भी कुछ दिनों पहले बहुत हिट हुआ था, किसी ने बायोपिक बनाई है शायद, आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो क्या लगता है, वो दौर अभी भी है या फिर कुछ बदला? बदलाव आए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब बहुत कोई विकसित हो गया है बिहार या क्राइम खत्म हो गया है, लेकिन बहुत मोटे मोटे तौर पे आप देखेंगे तो 2005 के बाद एक ट्रांजिशन आया। 2005 के पहले भी क्राइम्स थे, 5 के बाद भी क्राइम्स रहे हैं। दोनों के नेचर में बहुत बड़ा अंतर आया। नेचर में अंतर यह है कि 2005 के पहले के जो क्राइम्स थे उसमें आप देखेंगे सत्ता या तो उसको संरक्षण दे रही थी या कई कई मामलों में सत्ता उसके साथ थी, और सत्ता में बैठे लोग ही वो क्राइम कर रहे थे। आप जो पूरा 90 के दशक के जितने सबसे बड़े मर्डर्स देखेंगे या क्राइम्स देखेंगे, आप उसमें जो सबसे ज्यादा अभियुक्त देखेंगे वो या तो लालू सरकार में कोई मंत्री होंगे या विधायक होंगे या कोई दूसरे पार्टी के मंत्री विधायक होंगे। तो एक प्रकार से सत्ता के लोग ही उसे कर रहे थे। 2005 के बाद आप देखेंगे कि ये जितने बाहुबली हैं, करीब करीब सब एमपी एमएलए कोर्ट में इनका ट्रायल्स होता है, इस करीब करीब सब जेल जाते हैं। जिन बाहुबलियों के बारे में कोई सोच नहीं पाता था कि ये लोग कभी गिरफ्तार होंगे, वो सभी के सभी जेल जाते हैं। और क्राइम्स फिर भी होते हैं, अभी भी हो रहा है, लेकिन वो मैं कम से कम ये मानना चाहूंगा कि सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त है उस क्राइम को। अब वो क्रिमिनल्स दूसरी तरफ है सत्ता के, और सत्ता कम से कम कोशिश करती है उनको पकड़ने की और दंडित करने की। जिस तरह से हम देखते हैं उस 90 के दशक को, कई ऐसे केसेस सामने आए कि अ, बलात्कार होता था, उसमें कुछ ऐसी फैमिलीज इन्वॉल्व होती थी, केसेस आते थे, लेकिन लोग मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाते थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती थी। तो क्या इस पूरे सिस्टम में कोई ऐसा अफसर नहीं था जिसने इसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई या इससे लड़ने की कोशिश की? उठाई ना, बहुत लोगों ने आवाज उठाई। ब्यूरोक्रेसी, लेकिन देखिए बहुत स्मार्ट होती है ब्यूरोक्रेसी। वो एक एक लेवल तक आवाज उठाएगी, लेकिन वो अपना पूरा करियर दांव पे नहीं लगाएगी आवाज उठाने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने, आप देखेंगे मैंने एक डेटा कोट किया है बुक में, 1992 में करीब करीब आधे ऑफिसर्स, 382 के आसपास टोटल IAS IPS ऑफिसर्स जो बिहार में पोस्टेड थे, उनमें से आधे आधे ऑफिसर्स ने सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा नहीं कर पाएंगे यहाँ पे काम। बहुत सारे भाग्यशाली थे जो सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जा पाए, जो नहीं थे उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें हुई बिहार में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने कोट किए हैं, जैसे एक टूरिज्म के सेक्रेटरी हुआ करते थे, किस प्रकार से उनको एक टेंडर के लिए सरकार ने पुश किया, उन्होंने मना कर दिया तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहां उनकी कोई पोजीशन ही नहीं थी, तो वहां पोजीशन क्रिएट करके उन्हें ट्रांसफर किया गया। उनके सैलरी का, क्वार्टर्स का कोई प्रोविजन ही नहीं था वहां पे, तो उनकी सैलरी की भी जुगाड़ उनको खुद से करनी पड़ी, और उनको रिपोर्टिंग करा दी गई एक जूनियर ऑफिसर को। तो इस प्रकार से ह्यूमिलिएट करते थे। ऐसे एग्जाम्पल्स, हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करते थे TCA रामानुजन, और एक मंत्री होते थे लालू जी की सरकार में, उन्होंने कहा मुझे अपने बच्चे की एडमिशन करानी है टाटा के MGM मेडिकल कॉलेज में,
और आप रिकमेंडेशन कर दीजिए। उन्होंने मना किया, तो मंत्री और उनके बेटे दोनों उनके चैम्बर में घुसते हैं और उन्हें पीट कर निकल जाते हैं। तो जब सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और इस प्रकार के अधिकारी, एक डेटा मैंने कोट किया बुक में कि 90 से 95 तक में 2 दर्जन पुलिस ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की या तो हत्या हुई है या उनका अपहरण हुआ है। तो ऐसे राज्य में कोई ब्यूरोक्रेट क्या कर लेगा? वो आवाज उठा के भी उसे पता है, और लालू को पता था कि ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह से डील करना है। वो ब्यूरोक्रेट्स को जानबूझकर पब्लिक में ह्यूमिलिएट करते थे। वो जो राज्य के चीफ सेक्रेटरी होते थे उनको बड़ा बाबू बोलकर बुलाते थे, जो बड़ा बाबू हमारे यहाँ थानों के दरोगा होते हैं, और जो राज्य के डीजीपी होते थे उन्हें मुंशी जी कहकर बुलाते थे। तो इस प्रकार से इतना जब आप डिमीन कर देंगे, डिमोटिवेट कर देंगे, पूरे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर देंगे, तो किसी में काम करने की इच्छा नहीं बचती है। तो या तो वो सत्ता के साथ हो जाएगा, या तो कहीं दूसरे स्टेट में, सेंटर में डिप्यूटेशन ले लेगा, या एक प्रकार से रिजाइन कर देगा कि अब जो होना है होगा, मैं बस ऑफिस जाऊंगा। वो खौफनाक मंजर रहा 15 सालों तक, जिसका आपने जिक्र किया है। आपके इस किताब लिखने के बाद किसी ने अपनी व्यथा ये की है कि बहुत खुश हुआ हो आपकी किताब पढ़कर कि आपने जो मैं बोलना चाह रहा था आज तक नहीं बोल पाया, उसे आपने इंगित किया? कुछ ऐसे चेहरे आए सामने? बहुत सारे, बहुत सारे। मैं जब भी अपना सोशल मीडिया खोलता हूँ तो मुझे लगता है हर 2-3 घंटे में एक मैसेज मुझे आ जाता है, और उसमें से 90% मैसेजेस का थीम यही होता है कि आपने बहुत बेबाकी से इस बात को लिखा है, बोला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तरह से लगता है कि उनकी पीड़ा सामने आती है। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी मुझे मैसेज करते हैं जो बताते हैं कि वो बचपन में शिफ्ट कर गए थे दिल्ली या बॉम्बे पढ़ाई करने के लिए, उनकी फैमिलीज वहां से कैसे शिफ्ट हो गई, और वो बोलते हैं कि हमारे नाना ये कहानी सुनाते थे तो हमें मजाक लगता था, और आपने जब इसे लिखा किताब में तब हमें जाके लगा कि ये सब तो फैक्ट्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ित हुए हैं उस दौर में, उन्होंने मैसेज किया। एक डीजीपी हुआ करते थे, डीपी ओझा, जिन्होंने एक पूरी फॉर्मल रिपोर्ट बनाई थी शहाबुद्दीन के खिलाफ, 2005 में सबमिट किया था उन्होंने। उनके ग्रैंडसन ने मैसेज किया कि हमारे ग्रैंडफादर थे। बहुत सारे लोगों ने, और मेरे ख्याल से वो इतना दर्द अंदर से भरा हुआ था कि कहीं भी कुछ भी होता है तो सब लोगों को पता होता है, कम से कम कुछ व्यथा होती है। बिहार में इतना कुछ हो गया, किसी को पता क्यों नहीं है, कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता है, लोग आज भी लालू को मसीहा क्यों बोल देते हैं, उसे सामाजिक क्रांति क्यों बोल देते हैं। तो एक प्रकार से वो दर्द बहुत लोगों का बाहर आया। हाँ, जहाँ तक जिक्र किया है आपने किताब में, लालू को एक वर्ग जो है, खास वर्ग, लालू को मसीहा मानते हैं। आज भी बिहार में ऐसे हैं उनके चाहने वाले जो अगर आप उन्हें लालू कहेंगे तो उन्हें तकलीफ होती है। आप जब तक उन्हें अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं करते हैं तो एक वर्ग उन्हें इस तरीके से प्रमोट करता है या मानता है। उनको लगता है कि लालू जी ने उन्हें आवाज़ दी। आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें रहीं? मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ उस नैरेटिव पे। आवाज देना, लालू जी ने एक जो काम किया, और आते के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों को, दलितों को, सबको आवाज देंगे। और एक प्रकार से उन्होंने कोशिश की, मैं बोलूंगा। उनके कुछ शुरू के इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे थे, मैंने बुक में लिखा है कि उन्होंने शुरू में कुछ कुछ जो पॉलिसीज लाई वो बहुत अच्छी थी, टारगेटेड थी। लेकिन फिर उनको दिखा कि जो वोट बैंक कंसोलिडेशन का तरीका है वो ये है कि दो वर्ग में आपस में खाई हो। अगर वो खाई नहीं होगी तो कंसोलिडेशन नहीं होगा। तो उनको लगा कि उस खाई को क्रिएट करने का तरीका यही है कि आप अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों में एक प्रकार से किसी प्रकार का कंटेंशन क्रिएट कर दो। तो सबसे पहले उन्होंने मंडल कमीशन को इसके लिए यूज किया, बहुत स्मार्टफुली उन्होंने यूज किया। मंडल कमीशन आई तो दोनों तरफ से प्रोटेस्ट हुए, अगड़ी जातियों ने उसका विरोध किया, पिछड़ी जातियों को समर्थन में बाहर आए, उससे एक तरह का माहौल ऐसे ही गर्म था। आप लालू जी के स्टेटमेंट्स देखेंगे उस दौर में, लालू जी के स्टेटमेंट्स होते थे जैसे अगड़ी जातियों के घरों से ऊंची बिल्डिंग बनाओ, अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया है। बहुत कंटेंशियस फ्रेज है एक दो, जैसे भूरा बाल साफ करो, एक बहुत कंटेंशियस फ्रेज है जो उन्हीं को एट्रीब्यूट किया जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे उनके स्टेटमेंट्स होते थे जिससे और खाई को बढ़ाने की कोशिश करते थे। हो सकता है इससे जो पिछड़ी जातियां हैं और अग्रेसिव हुई हो, बोलती हो, लेकिन मैं फिर भी लास्ट में कहता हूं उस आवाज का फायदा किस चीज में कन्वर्ट हुआ। आप 1990 का डेटा देखिए, 1991 का सेंसस, और उस समय जो भी इनकी सोशियो पॉलिटिकल हालत रही होगी, सोशियो इकोनॉमिक हालत रही होगी,
चाहे आप ओबीसी कास्ट देखिए, दलित को देखिए। और अभी 2023 में फिर से बिहार में सेंसस हुआ और उसमें जातिगत रूप से सबकी इकोनॉमिक हालत भी चेक की गई। आज भी जो पिछड़ी जातियां हैं वो पिछड़ी हैं, आज भी जो दलित है वो दलित ही है। अब उनका गैप भी देखेंगे तो उसमें सब्सटैंशियल रिडक्शन नहीं हुआ है। तो वो उस आवाज से क्या हुआ? आपने किसी प्रकार से भी किसी को आगे लाने की कोशिश की क्या? चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। मैं उससे बहुत ज्यादा बेहतर मानता हूं नीतीश जी को। नीतीश जी ने आवाज दी है, मैं मानता हूं। मैं बहुत सारी चीजों में उनका क्रिटिक भी हूं, लेकिन उस चीज में जैसे उन्होंने महिलाओं को आवाज दी है, उन्होंने पंचायत में उनके लिए रिजर्वेशन किया, इससे बड़ी आवाज क्या हो सकती है? आज आधी महिलाएं मुखिया अगर महिलाएं हैं बिहार में, तो इससे बड़ी राजनीतिक आवाज क्या हो सकती है? उन्होंने ओबीसी को ओबीसी और ईबीसी में बांटा, तो जो ईबीसी जो पिछड़ी में भी सबसे पिछड़ी जातियां थी, जिनको कोई लाभ नहीं मिल पाता था आरक्षण का, आज उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो उसे मान सकते हैं आप आवाज देने की कोशिश। ये नैरेटिव खाई क्रिएट करना और एक प्रकार से झगड़े बढ़वाना और एक प्रकार से वो अशांति का प्रयास करना, उसे मैं आवाज देने की श्रेणी में नहीं मानता हूँ। आपको नहीं लगता कि लालू यादव ने जिस तरह से पिछड़ा वर्ग को लेकर एक मुहिम छेड़ा, आज वो मतलब देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कैंडल बन गया है? लोग उस पर ही राजनीति करते हैं, जातिवाद पे। नहीं, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये लालू जी की शुरुआत थी। अगर आप देखेंगे जो पूरे पिछड़े वर्ग को उनका रिप्रेजेंटेशन देने का पूरा आंदोलन शुरू हुआ, वो 60 के दशक में हुआ, लोहिया जी के द्वारा शुरू हुआ, है ना। और उसके बाद वो समाजवाद की शुरुआत होती है, और जो जैसे आते हैं पिछड़े पाए 100 में 60, है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, ये समय उस समय के स्लोगन से। और उसको लालू जी ने फॉलो किया। इनफैक्ट फिर कर्पूरी ठाकुर आए, बहुत सारे समाजवाद के नेता आए बिहार में। अब जितने इनके साथ के भी नेता आप देखेंगे, सबके सब करीब करीब उनका आइडियोलॉजी यही था। और उसके बाद भी आज भी बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं, नेता हैं जो उसी को फॉलो कर रहे हैं। लालू जी मेरे ख्याल से उनको वो आइडियोलॉजी के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत ऑनेस्ट नहीं थे। मैं फिर से वही कह रहा हूं, किसी को राजनीतिक अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है तो दीजिए ना, तो आप उनको टिकट्स ज्यादा दीजिए। मैं और भी एक डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपने कहा कि मुझे उन वर्गों को आवाज देनी है जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, तो आप बताइए आपकी पार्टी जो टिकट्स देती है, आप उसमें हर बार का डेटा निकाल के देख लीजिए। आरजेडी के कम से कम 25 से 30% कैंडिडेट्स उनके कास्ट से आते हैं, लालू जी कास्ट से आते हैं। जबकि उनका पॉपुलेशन में कितना रिप्रेजेंटेशन है सेंसस के हिसाब से? 14%। क्यों फिर? आप दलितों का बताइए परसेंटेज कितना आप टिकट देते हैं, तो आप उनको आवाज नहीं दे रहे। आप अपने, एक तो अपने आसपास के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को, इनफैक्ट आप देख लीजिए 1990 में भी 94 आते आते जो सबसे बड़ा डिस्कंटेंट आया, वो अगर किसी जाति में आया तो कुर्मियों में आया, जबकि सरकार बनने में वो सब साथ थे। नीतीश जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी इनको मुख्यमंत्री बनाने में। 94 आते आते कुर्मियों ने ये रियलाइज किया कि जब ये पिछड़ों की बात करते हैं तो ये सिर्फ अपनी जाति की बात करते हैं। पिछड़ों में 100 जातियां आती हैं, ये बाकी की बात नहीं करते हैं। और 1994 में किस प्रकार से कुर्मी अपनी एक बहुत बड़ी महारैली करते हैं पटना में, और फिर नीतीश कुमार भी उसमें जाते हैं, एक प्रकार से विरोध का बिगुल फूकते हैं। तो भले ही कहें कि मैं वंचितों को और पिछड़ों को और दलितों को आवाज दे रहा हूं, बहुत सेलेक्ट कम्युनिटीज को, और उसमें भी मैं तो उस पर भी कंटेंशन करता हूं कि अगर उन्होंने सिर्फ यादवों को और मुस्लिमों को भी आवाज दे दी होती ना, तो बहुत बड़ी बात थी। अब उनका भी सोशियो इकोनॉमिक हालत निकाल के देख लीजिए, उसमें भी उन्होंने अपने परिवार, उनके आसपास के परिवार, उनके बच्चे, उनके भाई बंधु, उनको आवाज दी। तो वो भी मैं नहीं मानता हूं। लालू को लेकर नेपोटिज्म की बात होती है, लेकिन अगर हम देखें तो मुलायम सिंह यादव या फिर सोनिया गांधी, ये सबसे ज्यादा चर्चित लालू यादव क्यों रहे नेपोटिज्म को लेकर, जबकि सबके जो कहानियां हैं वो एक सी हैं? मैं मानता हूं करीब करीब एक सी है। उनकी भी उतनी ही क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। मेरे ख्याल से लालू वाला नेपोटिज्म थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हुआ था क्योंकि जिस प्रकार से वो 97 में राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो शायद एकदम अप्रत्याशित था। वैसा आज तक किसी राजनेता ने देश के किसी भी कोने में नहीं किया है कि अपनी एक पत्नी को, जो अशिक्षित थी, उनको पूरे प्रदेश का एक तरह से बागडोर दे दिया कि प्रदेश तुम चलाओ। वो नेपोटिज्म का एक एक्सट्रीम में मानता हूं। कहीं कहीं अगर कम से कम कोई पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो कम से कम ये होता है, कोई बात नहीं, ठीक है नेपोटिज्म के सहारे ही, लेकिन दक्ष व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो कुछ अच्छा ही करेगा। लेकिन वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम था। और फिर दूसरा, जिस प्रकार से वो 15 में महागठबंधन बनाते हैं और फिर से अपने बेटों को राजनीति में लाते हैं,
और फिर से वैसे बेटे जिन्हें आप कम से कम डिग्री के रूप में शिक्षित नहीं मानेंगे, है ना, स्कूली शिक्षा भी उन्होंने पूरी नहीं की है, और फिर उनको भी ना सिर्फ लाते हैं बल्कि सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। मेरे ख्याल से वो नेपोटिज्म की थोड़ी पराकाष्ठा ही हो जाती है, और इसलिए शायद उनकी ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है। राबड़ी देवी का जो कार्यकाल का दौर था वो कैसा था? हम सभी को पता है राबड़ी देवी का कार्यकाल सबसे बुरा रहा होगा। मुझे लगता है देश के किसी भी कोने के किसी भी राज्य सरकार को आप देख ले, किसी भी कालखंड में, तो इससे बुरा नहीं हो सकता है। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप कोई भी डेटा उठा लेंगे, चाहे आप आर्थिक डेटा उठा लेंगे, क्राइम का डेटा उठा लेंगे, जातीय हिंसा की बात करेंगे, हर प्रकार से वो दौर रहने लायक नहीं था। अब हमें लगता है कि हम लोग कैसे रहते थे उस दौर में, और शायद कैसे वो दौर पार हुआ, लेकिन किसी भी हाल से वो रहने लायक दौर नहीं था। अब देखिए, कोई भी पूरे राज्य में सुरक्षित नहीं होता था। जैसा आपने कहा, हमें याद है उस समय घरों से कोई 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। सबके घरों के बाहर दरवाजे के बाद एक ग्रिल हुआ करता था, और ग्रिल में वो बड़े से ताले लग जाते थे, और कोई शाम को घर के बाहर आ भी जाए तो कोई दरवाजा नहीं खोलता था। उस प्रकार के माहौल में आप कैसे कह सकते हैं कि कोई सरकार थी भी? शायद वो सरकार बस नाम की थी। वो एक क्योंकि सत्ता अपने हाथ में रखनी थी, पावर अपने हाथ में रखनी थी, तो राज्य अपने भरोसे चल रहा था। हमने ये भी सुना है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनके बच्चों की शादियां थी, तो सड़क नहीं थे, वहां पे सड़कें बना दी गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लगा दी गई, शोरूम से गाड़ियां आई, ये क्या था? तो 2002 में रोहिणी आचार्य की शादी थी, जो अभी सारण से उनकी उम्मीदवार भी थी, राजद की उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी के अगेंस्ट। सिंगापुर में रहती हैं और उन्होंने किडनी दी है लालू जी को। उन्हीं बेटी की शादी थी 2002 में, और उस शादी के लिए पूरे पटना में एक प्रकार से ऐसा हुड़दंग मचा जो राज्यवासी आज तक नहीं भूल पाए। कोई भी जो उस समय उस राज्य में पटना में रहा है, उससे आज भी आप पूछिएगा तो उसके एक ही डिटेल्स वो बता देगा। एक बहुत बड़ा सा पंडाल बनाया जाता है, जो ताजमहल पैलेस होटल है बॉम्बे में, उसके रेप्लिका के तौर पे, और उस पंडाल में फिर कुछ सोफा सेट्स रखने के लिए, जो साधु और सुभाष यादव दोनों भाई राबड़ी जी के थे, वो सोफा के शोरूम्स में जाते हैं, वहां से सोफा सेट्स उठाते हैं, 100 सोफा सेट्स लेते आते हैं। फिर वो बारातियों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों के शोरूम जाते हैं, वहां से शुरू में गाड़ियां मांगते हैं तो 5 गाड़ियां दे देता है शोरूम का ओनर, फिर वो 10 गाड़ियां और ले लेते हैं जबरदस्ती, एसी गाड़ियां। उन जो गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं वो भी पेट्रोल पंप से क्रेडिट पर ले लेते हैं। उस पूरे आयोजन की सुरक्षा के लिए ज्वेलर शॉप जाते हैं, ज्वेलरी उठा लेते हैं उस पूरी शादी के लिए, और उस पूरी आयोजन की सुरक्षा के लिए करीब 300 एसटीएफ के कमांडोज वहां पे तैनात रहते हैं। जो पूरी शादी थी, उसकी जो शादी का इनविटेशन कार्ड था, वो राज्य के सरकारी अफसर, डीएम, एसपी, वो कार्ड जगह जगह जाकर पहुंचा रहे होते हैं। तो एक प्रकार से ऐसी शादी थी जो दूल्हा था, दूल्हे के गांव तक रातों रात सड़क पहुंचा दी जाती है, बिजली के खंभे पहुंच जाते हैं, टेलीफोन लाइन पहुंच जाती है। उस जमाने में जब टेलीफोन लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज हुआ करता था, और एक एस्टिमेट है कि सिर्फ वो बिजली के तार पहुंचाने में वहां 25 लाख रुपए का ट्रांसमिशन लॉस कैलकुलेट किया गया। और सबसे बड़ी विडंबना होती है कि जो वो लड़के के फादर थे, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे। तो एक प्रकार से ये शादी एक किवंदती बन चुकी है पूरे बिहार के लिए। और आज के डेट में, नई जनरेशन में, मैं ऑनेस्टली जब 1-2 और जगहों पे इसकी बात कर रहा था, तो उन्होंने विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप मजाक कर रहे हो, ऐसा सीरियसली हुआ था, कोई कहानी है, ऐसा हुआ था? तो मैंने उन्हें कहा एक सिंपल सा सर्च कर लीजिए ना, आज की डेट में हमारे हाथों में इतनी बड़ी पावर है, और अब एक सर्च करेंगे आपको इतने सारे आर्टिकल्स और रेप्यूटेड मतलब मीडिया हाउसेस के, मैगजीन्स के आपको आर्टिकल्स मिलेंगे कि कितने मतलब ये कितना इमेजिनरी लगता है और फिर भी कितना सच है। यही सच्चाई थी। मुख्यमंत्री को जरूरत थी इसकी कि इस तरीके से ये चीजें हों? मुख्यमंत्री की बेटी की शादी थी, लोग ऐसे भी बहुत धूमधाम से शादी हो सकती थी। तो आप एक बहुत सेंसिबल बात कर रही हैं। आप जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं उस दशक की, सबसे बड़ा अगर कोई डिस्प्ले ऑफ पावर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे कि क्योंकि वो जंगल राज की तरह था, जो जितना पावरफुल है वो सरवाइव करेगा। तो इससे नहीं होता था कि कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कोई लॉजिक की बात कर रहा है, उसमें पावरफुल दिखना इंपॉर्टेंट था।
कि मैं कितना पावरफुल हूं, तुमने क्या किया और मैं क्या कर सकता हूं। तो पटना में इतना बड़ा आयोजन करना वो अपने आप में एक पावर ट्रिप देता था। और साधु और सुभाष यादव के लिए सारे पावर ट्रिप थे कि मैं किस हद तक स्टेट को कंट्रोल करता हूं। और आपको एक इंस्टेंस याद होगा कि किस प्रकार से पटना स्टेशन पे साधु यादव थे और राजधानी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लग गई और वहीं बैठे हुए थे, तो कहे कि हम वो सीढ़ियों से चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे कौन जाएगा, राजधानी को वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगवाइए। और वो फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगवाते हैं राजधानी को। तो कोई एक व्यक्ति इस पावर ट्रिप के लिए अगर सीढ़ी चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म तक पे नहीं जा रहा है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा पावर ट्रिप है ना। उसके लिए तो ये अपने आप में एक बाहुबल की बात है। उन्होंने वर्षों तक इस कहानियों को सुनाया होगा लोगों को कि हमने किया था। लालू यादव के डाउनफॉल की शुरुआत कब हुई? क्या ये सिर्फ चारा घोटाला या उसके पहले ही पटकथा लिखी जा चुकी थी? नहीं, लालू यादव एक प्रकार से मेरे ख्याल से 96-97 तक तो अजय हो गए थे। अजय राज्य में भी केंद्र में भी वो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। बिहार में उनकी सरकार 95 में फिर से वापस आती है, पूर्ण बहुमत के साथ आती है और उस पूरे कैंपेन के वो हीरो रहते हैं। केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार रहती है जिसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो उस समय तक तो वो इतने बड़े नेता बन चुके थे, प्रधानमंत्री के दावेदारों में एक थे वो लालू जी। तो मेरे ख्याल से लेकिन हर एक व्यक्ति का जब आप बहुत अति कर देते हैं, अति का अंत होता है और ये गलत नहीं है। और जितने भी इतिहास में आप जाके देखेंगे कोई भी व्यक्ति अति करते करते शांति से तो नहीं मरा है। और उस अति के अंत के तौर पर ही मैं सोचता हूं कि वो चारा घोटाला सामने आया और एक प्रकार से वो सिग्नलिंग थी उनकी कि बहुत हो गया, बहुत हुआ तुम्हारा। और चारा घोटाला किस प्रकार से सामने आता है, किस प्रकार से इसी झारखंड के चाईबासा में अमित खरे साहब रेड करते हैं वहां की ट्रेजरी पे और वहां से जितने भी बिल्स एंड वाउचर्स निकलते हैं पता चलता है कि जितना बजट है उसका 5 गुना एक्सपेंस है। और एक्सपेंस ही सिर्फ नहीं है, सारे बिल्स वाउचर सब फेक है। और बहुत सारी कहानियां चलती हैं इस क्षेत्र में कि किस प्रकार से उन्होंने गायों को ढोने के लिए जिन गाड़ियों का नंबर लिखा होता है वो स्कूटर के नंबर होते हैं। तो ऐसी बहुत सारे मजाकिया कहानियां चलती हैं इस क्षेत्र में। बहुत सारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो जेल गए, उन्होंने जेल में बिताया। बहुत बड़ा घोटाला, 900 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। उस समय लोग समझ नहीं पाते, गिन नहीं पाते कि 900 करोड़ होता कैसे है। एक जिस जमाने में जब लोग 2-4 हजार में अपने महीने भी चलाते थे तो अपने आप को संपन्न मानते थे, 900 करोड़ किसी ने सुना नहीं था किसी घोटाले की। बोफोर्स उसके पहले शायद उतना बड़ा घोटाला होगा, उससे भी बड़ा घोटाला इनफैक्ट। तो वहां से मेरे ख्याल से उनका अंत शुरू होता है। लेकिन फिर भी वो उसके बाद 8 सालों तक राज्य की सत्ता अपने हाथ में रखते हैं। ये मुझे लगता है इस राज्य का और हम सभी का दुर्भाग्य है। लालू के जेल जाने का सफर और अभी जब वो जेल से बाहर हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? मुझे खुशी होती है कि न्यायालय ने अपना काम किया और लॉ टुक इट्स ड्यू कोर्स। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने मैं तो चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे और भी केसेस हैं जिनमें फास्ट ट्रायल्स हो, जैसे लैंड फॉर जॉब्स वाला जो स्कैम है। लेकिन चारा घोटाला में वो जेल जाते हैं, कन्विक्ट होते हैं। मतलब वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिशियंस जो कन्विक्ट होता है इतने बड़े घोटाले में, जेल जाते हैं, जेल में रहते हैं, परोल पर बाहर आते हैं। स्वास्थ्य कारणों से बाहर है लेकिन वो अब शादियों में दिख रहे हैं, बैठकों में दिख रहे हैं, पार्टी की चुनावी रणनीतियों में दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत खुश तो नहीं हूं इस बात से कि किसी एक व्यक्ति को परोल मिलना चाहिए स्वास्थ्य कारणों से और फिर वो उस परोल का इतना गलत फायदा उठाकर हर प्रकार की चीज करे। पर ठीक है, मेरे ख्याल से उनको सजा मिली है और एक प्रकार से शायद वो रियलाइज करते होंगे कि इतने वर्ष जेल में मुझे काटना पड़ा, इतनी दुर्गति हुई, तबीयत खराब हुई उनको जेल इतने वर्षों तक झेलना पड़ा। तो एक प्रकार से ये सबके लिए एग्जाम्पल है, सबके लिए एग्जाम्पल है कि गलत करोगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे और भुगतना पड़ेगा। मिसा भारती की चर्चा होती है, जिस तरह से वो मुखर होके बोलती हैं कि हम भाई बहनों का कसूर है कि मेरे माँ पिता दोनों मुख्यमंत्री थे तो हमें लपेटे में लिया गया और हम लोगों को परेशान किया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? और उनकी डिग्री को लेके भी सवाल उठते रहे हैं। मीसा भारती की डिग्री के बारे में सबको पता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस क्षेत्र में शायद जिसे मीसा भारती की डिग्री के बारे में नहीं पता है। किस प्रकार से लालू और राबड़ी उनको एडमिशन कराते हैं जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में, टिस्को कोटा पे जो होता है टाटा स्टील के एम्प्लॉइज के लिए जो कोटा होता है। और ये लोग कोई टाटा स्टील के एम्प्लॉइज तो थे नहीं, उस कोटा में एडमिशन करवा देते हैं।
फिर 1 साल बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स बोल के इनको पीएमसीएच में ट्रांसफर करवा देते हैं कि वहां पढ़ेंगी, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। और किस प्रकार से जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहती हैं उस दौरान ये एमबीबीएस पास करती हैं और टॉप भी करती हैं। एक मुख्यमंत्री का बेटा और बेटी अगर आज के जमाने में एमबीबीएस टॉप कर जाए तो उस पर ऐसे ही इतने सवाल उठने लगते हैं। वो टॉप करती हैं और उस टॉप करने के बाद जिंदगी में एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं करती है। तो सबको पता है उस डिग्री का सच क्या है। राजनीति में है अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में आने में कोई रोक टोक नहीं है और लोकतंत्र है, हर कोई आ सकता है। लेकिन घोटालों में सिर्फ इसलिए उनके नाम नहीं लिए जाते हैं कि उनके माता पिता पावर में थे या उनको घोटालों में नाम आया। ये सब के सब खुद भी घोटालों में लिप्त है। आप देख लीजिए ना, आप लैंड फॉर जॉब स्कैम देख लीजिए। इनफैक्ट एक किताब लिखी सुशील मोदी जी ने, स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने, जिसका नाम है लालू लीला। आप उस किताब को पढ़िए और उस पूरे किताब में 100-125 पन्नों की किताब होगी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पूरा लिस्ट किया है कि किस किस जमीन के लिए कहां कहां वो जमीन है, कितना बड़ा प्लॉट है, उसके बदले किसको कौन सी नौकरी दी गई। और उसमें से बहुत सारी ये जो जमीन है उनके बेनिफिशियरीज कौन है। मीसा भारती बेनिफिशियरी हैं, तेजस्वी यादव बेनिफिशियरी हैं, तेज प्रताप यादव बेनिफिशियरी। तो अगर ये भी बोलते हैं कि वो तो मेरे पेरेंट्स ने किया, आप बालिग जब हो जाते हो तो आपको इतनी तो समझ होती है ना कि, और आप कोई एक्सेप्ट कर रहे हो, गिफ्ट के तौर पे भी एक्सेप्ट कर रहे हो। ये बोलते हैं कि हमें गिफ्ट दे दिया गया जमीन, है ना, वहां पे किसी ने 2 एकड़ जमीन गिफ्ट दे दिया, 4 एकड़ गिफ्ट दे दिया। तो ये हास्यास्पद है। मुझे लगता है सबको समझ है अब इस चीज की। ऐसे सैकड़ों जमीन के प्लॉट्स है जो लालू लीला में इनफैक्ट सुशील मोदी जी ने लिस्ट आउट किया। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा परिवार, उसके सारे सदस्य इनमें लिप्त। वो दौर जब था, कई खौफनाक कहानियां आते हैं, जब हमें सुनने को मिलता है कि कभी ऐसा होता था, कभी वैसा होता था। आपको कभी याद है कुछ ऐसा वाकया जिससे आज भी वो सोचने पे लोग दहल उठते हों, रोंगटे खड़े हो जाते, कोई ऐसा वाकया? बहुत सारे वाक्य हैं। आप पूरे 90 का दशक देखेंगे तो बिहार सबसे ज्यादा इनफेमस है तो इन वाक्यों के लिए ही है। आपको याद होगा 1992 में सबसे पहले एक एमएलए हेमंत शाही की हत्या की जाती है। हत्या कहां की जाती है? बीडीओ ऑफिस में। तो जी बीडीओ ऑफिस में हेमंत शाही एक एमएलए की हत्या कर दी जाती है। 94 में आता है। 94 में जो डीएम जी कृष्णैया की जब हत्या होती है, वो अपने आप में इतना सनसनीखेज होता है, देश में कोई भी ये विश्वास ही नहीं कर पाता है कि कोई एक भीड़ किसी एक डीएम को पीट पीट कर मार डाले। अप्रत्याशित। तो इसके बाद अब जितनी भी, आप शहाबुद्दीन के क्राइम्स देख लीजिए, जो चंदा बाबू के बेटों की हत्या है उसको देख लीजिए। उनके बेटों को तेजाब से डालकर नहलाकर मार दिया जाता है, राइट। और चंदा बाबू फिर उसका केस लड़ते रहते हैं। और जो तीसरा बेटा होता है, जो गवाह होता है उसका प्रत्यक्षदर्शी, उसको गवाही के पिछले दिन उसकी मर्डर कर दी जाती है, जिस बेचारे की 10 दिन पहले शादी हो रखी थी। और चंदा बाबू अंत तक, जाते जाते तक वो अपने बेटों के लिए, न्याय के लिए लड़ते लड़ते फिर मर जाते हैं। चंद्रशेखर की हत्या आप देख लीजिए, उसी सिवान में। एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे चंद्रशेखर, किस प्रकार से शहाबुद्दीन उनकी हत्या करवाते हैं। आप पूर्णिया में देख लीजिए, अजीत सरकार की हत्या देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा, इतने वाक्य हैं कि अगर वाक्यों को भी लिखा जाए तो एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगी। और छोटे छोटे मैं वाक्य नहीं बोल रहा, ऐसे नहीं कि कोई चोरी चमारी, कोई साधारण व्यक्ति की हत्या, बड़े व्यक्तियों की हत्या। एमएलए की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ जीतने में सफल हो गए मशरक से। और प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि मैं अगर पूर्व विधायक से मरा होना ज्यादा अच्छा है, उनका ये कथन था। और 3 महीने के अंदर उन्होंने कह के एमएलए की हत्या करवा दी। तो एक प्रकार से इसलिए जंगल राजू से कहते हैं कि इतनी घटनाएं और ऐसी अप्रत्याशित, जो देश के किसी भी कोने में और किसी कालखंड में इमेजिन नहीं की जा सकती। कल का जो मतलब राजद था और आज, इसको कैसे देखते हैं? वो कमजोर हुआ है या फिर वैसे ही उसकी स्थिति है? मेरे ख्याल से 2015 के पहले राजद ऑलमोस्ट, मुझे लगता है, खत्म हो चुका था। और 2005 में आप देखेंगे कितने बुरे तरीके से वो राजद की हार हुई थी। 2010 में तो और भी बुरे तरीके से, जब जनता दल भाजपा की सरकार 206 सीटें लाने में सफल रही। 2015 में मेरे ख्याल से नीतीश जी ने जब गठबंधन किया राजद से, तो पार्टी फिर से वापस जी गई, फिर से वापस आ गई।
लालू जी ने अपने बेटों को एक तरह से ट्रांसफर कर दिया उस पार्टी की बागडोर को। अभी के केस में आप राजद को कमजोर नहीं मान सकते हैं, वो भी एक धुरी है। अगर 3 पार्टियां हैं, राजद, जदयू और भाजपा, तो राजद भी एक धुरी है। जितना 90 के दशक में राजद मजबूत था, शायद उतना मजबूत अभी नहीं है, लेकिन अभी भी वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके अप्रोच में बहुत सारी चेंजेस लाने की कोशिश की गई है। फिर भी मुझे लगता है, अभी भी मैं उसका जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी देखता हूं, जिस प्रकार के लोगों को टिकट देती है, जिस प्रकार के लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करती है वोट के लिए, मैं अभी भी उसकी आइडियोलॉजी को वैसा ही मानता हूं। अब शायद वो उतना मुखर होके शायद वो चीजें ना कर पाए। आज के डेट में हो सकता है, आज के डेट में साधु यादव जैसा कोई व्यक्ति उस प्रकार का पटना में हुड़दंग ना मचाए। आज के डेट में हो सकता है मीशा भारती जैसी कोई अपना एडमिशन ना करवा ले या पीएमसीएच ट्रांसफर होकर टॉप ना कर जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे आप केसेस में देखेंगे कि अप्रोच में मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगती। बिहार का जो है देश में लोग अभी भी कहते हैं कभी-कभी बिहारी है, ये है, वो है, जंगल राज एंड ऑल। लेकिन बिहार से आज कई ऐसे लड़के हैं, युवा हैं जो पढ़कर आईएएस बने हैं। कई आईएएस और कई ऐसे नाम बिहार से निकले हैं। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जो पूरा क्षेत्र है, वहां पे अगर किसी एक पार्टी ने या किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक कालखंड में कुशासन हुआ है, तो उसके जिम्मेदार आम लोग नहीं हो सकते। और जो वहां के लोगों का टैलेंट है, जो वहां के लोगों की मेहनत है, उसे आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। तो इसी क्षेत्र से, और मुझे ध्यान है इनफैक्ट हम सभी जब इस कालखंड में स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी एकीकृत बिहार हुआ करता था। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते थे और अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथ जो दोस्त यार थे, मैं 10th के बाद मैं डीपीएस बोकारो में पढ़ने गया और उसमें राज्य के हर एक कोने से बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए थे। और उसमें हर कोने से जो बच्चे आते थे वो अपनी अपनी कहानियां बताते थे। वो बताते थे कि मेरे सिवान में क्या होता है, कोई बताता था मेरे दरभंगा में क्या होता है। लेकिन फिर भी देखिए वो उन जगहों से निकल कर आ पाए, पढ़ पाए, बहुत अच्छा कर पाए। आज इन्हीं क्षेत्रों से देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनकी मेहनत तो कोई नहीं ले सकता ना। आप कितना भी बर्बाद करने की कोशिश कर लीजिए, बहुत सारे लोग इस राज्य को छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, काम के लिए, वो भी अच्छा कर रहे हैं। डर से शिफ्ट हो गए सारे? बहुत सारे, कम से कम मुझे 10 ऐसे मैसेजेस आए होंगे जिनमें लोगों ने कहा कि उनके पेरेंट्स के साथ वो 90 के दशक में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे या बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे या किसी और जगह शिफ्ट हो गए थे। और उसका कारण सिर्फ एक ही था, वो अपने बच्चों को उस माहौल में नहीं बड़ा करना चाहते थे। उनको डर होता था, बच्चों के अपहरण हो जाते थे। आधे से ज्यादा पेरेंट्स तो श्योर नहीं हो पाते थे कि वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो वापस आएगा कि नहीं। इतना कॉमन फिनोमेना था। पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी उस वक्त, उस दौर में? पुलिस का भी दोष था, लेकिन पुलिस को भी एक लेवल के बाद आप दोष नहीं दे पाएंगे। 2 कारण है। एक तो पुलिस ठीक है, उसकी जो भी खामियां थी एक्शन में था, लेकिन पुलिस को सबसे बड़ा सिग्नलिंग स्टेट के द्वारा दिया जाता है। जो मुख्यमंत्री जैसा चाहेगा पुलिस वैसा ही करेगी। अगर मुख्यमंत्री ने एकदम ठान लिया क्राइम के खिलाफ आवाज उठाने की, तो आप देखिएगा पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। और आप देखिएगा अगर मुख्यमंत्री हाउस से उसको 4 बार कॉल चला गया कि रहने दो, छोड़ दो, तो पुलिस भी सुस्त पड़ जाती है। तो एक तरह से बहुत ऊपर से जिस प्रकार का माहौल था, पुलिस को भी पता था। और जब इतना ज्यादा क्राइम होने लगेगा और पुलिस की कैपेसिटी है सर्व करने की पॉपुलेशन को, पुलिस अनट्रेन्ड है, अनआर्म्ड है, जितने फायर आर्म्स पुलिस के पास नहीं थे उससे ज्यादा तो आम आदमियों के पास होते हैं। और जितनी भी जातीय सेनाएं थी, एमसीसी थी, आप उसके पास देख लीजिए, पुलिस से ज्यादा तो फायर आर्म्स उनके पास होते थे। तो पुलिस उनके सामने क्या करेंगी? जब नरसंहार होते थे गाँव में, और मुझे ध्यान है ये, पुलिस को खबर हो जाती थी कि उस गांव में रात में नरसंहार हो रहा है और पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी उस गांव में घुसने की। वो सुबह का इंतजार करती थी कि दिन चढ़ेगा तो हम लोग घुसेंगे, और जब दिन चढ़ता था तब जाके वो गांव में एंटर करते थे। नक्सलवाद का वर्चस्व बहुत बड़ा, जिस प्रकार की नक्सलवाद और जातीय हिंसा बिहार ने देखी है, किसी राज्य ने नहीं देखी है पूरे देश में। और पूरे में कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं, कहीं भी आप देख लीजिए, आज भी नक्सली हैं। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, झारखंड में थोड़ा बहुत बच रहा है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की हिंसा बिहार में हुई वो और कहीं नहीं हुई। पूरे गांव के गांव साफ कर दिए गए रातों में। जितने पुरुष होते थे
पूरे गांव वो सारे के सारे पुरुष निकाल कर मार दिए गए। सारे के सारे पुरुषों को मार दिया जाता था। तो आप गांव की गांव आप देखेंगे कि विधवाएं और बच्चे पड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार की जातीय हिंसा 1994 से 2000 में महज 6 वर्षों में 60 ऐसे नरसंहार के केस हुए, 600 लोग मारे गए। तो ये तो अप्रत्याशित था। झारखंड अलग हुआ एकीकृत बिहार से, तो 24 साल हो गए झारखंड को, तो झारखंड में क्या लगता है कि झारखंड इससे अछूता है या फिर झारखंड में भी वैसी ही चीजें हैं तब के दौर में और अब के दौर? तो 90 से 2000 तक तो एक ही था और उसका दंश इस हिस्से ने भी झेला है, बहुत ज्यादा झेला है मैं कहूंगा। और मैं कहूंगा जिस प्रकार से आप शुरुआत से देखेंगे, जो ये झारखंड का हिस्सा था, जो इसको अपना हक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और इसी कारण अलग राज्य की मांग ज्यादा उठी। आप देखेंगे जब हम आजाद हुए थे तो शुरुआत में रांची को समर कैपिटल डिजिग्नेट किया गया था कि यहां से भी राजकाज चलेगा, गर्मियों के दिनों में यहां से सरकारें चलेंगी। शुरुआत में कुछ सालों तक, वर्षों तक हुआ, उसके बाद वो भी हट गया। आप जनरल एलोकेशन का भी देखेंगे, फंड्स का भी, कार्यों का, इस क्षेत्र से आने वाले मंत्रियों को भी आप देखेंगे तो बहुत गिने चुने हुआ करते थे, क्षेत्र से मंत्री भी नहीं बनाए जाते थे। तो एक प्रकार से बहुत अनदेखी हुई। और 90 से 2000 का भी दशक देखें तो एक प्रकार से लूट का केंद्र बना। आप ज्यादातर जो चारा घोटाले के ट्रेजरी के केसेस देखेंगे वो इसी हिस्से से आप देखेंगे, चाहे वो चाईबासा हो, चाहे दुमका हो, चाहे गोड्डा हो, आप देख लीजिए। जितना मिनरल्स बिहार का पूरा जो अभी का बिहार है वो खेती आधारित था और जो साउथ था मिनरल्स पे था। इतना मिनरल्स होने के बाद भी जो एक ड्यू मिलना चाहिए, मैं बोलूंगा एकीकृत बिहार से भी और केंद्र से भी, वो शायद इस राज्य को नहीं मिला। और मेरे ख्याल से एक प्रकार का हैंगओवर ही रहा झारखंड पे। 2000 में जब ये अलग भी हुआ, उसके बाद से आप आज तक देखेंगे जो एक एस्पिरेशन थी इस राज्य की, आकांक्षाएं थी, और लगता था कि छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ। आप आज उन राज्यों से भी कंपेयर करेंगे तो लगता था कि अलग राज्य होने पर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बदलाव आएंगे, राज्य समृद्ध होगा, उसको खोया हुआ हक मिलेगा। वो एक प्रकार से आज भी वही चर्चा हो रही है जो 2000 में होती थी। आज भी आप देखेंगे 2000 में ये डिबेट था कि स्थानीयता की नीति आधारित की जाए और फिर लोगों को रोजगार दिया जाए, लोकल लोगों को। आज भी वही डिबेट है, आज भी उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो जिस स्टेट में हम 24 वर्षों में ये नहीं बता पाए कि कौन स्थानीय है और किसको नौकरी देनी चाहिए, जिस स्टेट में यहाँ पे 24 साल में एक सरकार मात्र 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाती है, तो वो हैंगओवर रह गया शायद मेरे ख्याल से। और जो कल्चर होता है, शुरुआत से भी जब तक सरकारें बनती रही यहाँ पे, सरकारें इतनी अस्थिर रही कि डेवलपमेंट की बात ही नहीं हुई, वो बस सर्वाइवल की बात होती थी। तो कोई मुख्यमंत्री बना या मंत्री बना तो सर्वाइवल की बात हुई कि कितने दिन रहेंगे पता नहीं, तो जितने दिन रहेंगे उस दिन अपना काम तो कर लो। तो नैरेटिव ही ब्रेक नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। हमने जो ये किताब पढ़ी आपकी ब्रोकन प्रोमिसेस, तो आप बेहतरीन लेखक तो हैं ही और आप एक बेहतरीन पॉलिटिशियन भी हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। तो जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, स्थानीयता की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी ने भी बहुत वादे किए रोजगार को लेके या स्थानीय नीति को परिभाषित करना। जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी थी, पहली बार जब बाबूलाल मुख्यमंत्री बने थे, तब डोमिसाइल नीति की बात उठी थी, लेकिन अभी तक 24 वर्षों में धरातल पर कुछ भी नहीं उतर पाया। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। कोई भी पार्टियां रही हो, मुख्यमंत्री रहो, मेरे ख्याल से एक बहुत ब्रॉड कंसेंसस के तहत इसे बहुत जल्दी सेटल किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप यही नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि मैं फायदा किसे दूंगा, तो फायदा देने की बात तो बहुत लेट हो जाती है। तो उस पूरे राज्य में, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस प्रकार के नैरेटिव्स पे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, जैसे जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही, ये कितना सीरियस विषय होना चाहिए। तो ठीक है, एक बार विरोध प्रदर्शन हो जाते हैं, बीच बीच में कोई बोल देता है इस पे, फिर कोई चेयरमैन बन जाता है साल 2 साल के लिए, वो 1-2 एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वो एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसके रिजल्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है, फिर वो 0 से शुरू होता है। लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा है कि मेरे स्टेट का जेपीएससी ही फंक्शन नहीं कर पाता है या उसका अध्यक्ष नहीं होता है, मेरे स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं होता है। 4.5 वर्षों तक स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं था, अभी जाके गठित किया गया क्योंकि केंद्र से कुछ फंड्स आने थे जो नहीं मिलते। मेरे स्टेट में जो नगर निकाय के चुनाव वो 4 सालों से कहीं कहीं नहीं हुए, कहीं साल भर से नहीं हुए, पंचायत के चुनाव। तो मेरे ख्याल से जिन मुद्दों पर, जिन चीजों पर ज्यादा बातें होनी चाहिए, जो मेरे यहां से मिनरल्स निकलता है, मैं इनके हक के लिए क्या कर रहा हूं,
मेरे यहाँ से मिनरल्स निकल रहा है, हम यहाँ सिर्फ बेसिक प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन उसके जो बड़े इंडस्ट्रीज होने चाहिए, यहाँ से हम आयरन ओर निकालते हैं, आयरन ओर निकाल के ज्यादा से ज्यादा उसका स्टील बना देते हैं, स्टील वायर्स बना देते हैं, लेकिन गाड़ियां कहीं और बनती हैं, ट्रक्स कहीं और बनते हैं, व्हीकल्स कहीं और बनते हैं। तो उन मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहे हम ना। यहाँ पे यही रांची के बच्चे जाके भुवनेश्वर में आईटी पार्क्स में काम करते हैं, है ना। भुवनेश्वर कौन सा मेट्रो शहर है? तो हम अपने यहाँ छोटे यहाँ पे आईटी पार्क्स या कम से कम बीपीओ सेंटर से तो शुरू कर सकते हैं। जो यहीं के बच्चे हैं 10-15 हजार की भी नौकरी करें, लेकिन यहाँ कम से कम नौकरी करें। अब वही 10-15 हजार की नौकरी के लिए कोई नोएडा जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। झारखंड का जो राजनीतिक हालात है, अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का जेल जाना और तमाम चीजें, अभी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी लोकसभा में कमजोर हुई क्योंकि जहां जो पार्टी 12 सीटें जीत कर आई थी वो 8 सीट पर सिमट कर रह गई और जेएमएम जिसकी सीटें बढ़ी, तो क्या लगता है कि यहाँ पे बीजेपी डाउनफॉल में जा रही है, विधानसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को? नहीं, मैं डाउनफॉल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स यहाँ भी आए आप देखेंगे, वो आप नेशनल रिजल्ट्स जब देखेंगे तो उससे सिंक में है। कई सारे स्टेट्स में इससे भी कम सीटें आई हैं यहाँ पे, और इसके बहुत सारे कारण हैं, और कारणों की चर्चा भी काफी वृहद रूप से हुई है मीडिया में। और हम 5 सीटें हारे हैं, जो पांचों ट्राइबल सीट्स हैं। उसके 2-3 मुख्य कारण है हारने के। मेरे ख्याल से एक जो सबसे बड़ा कारण है, और जो अक्रॉस द कंट्री एक जो बात समझ में आई है, कि कुछ नैरेटिव्स चले ग्राउंड पे इंटीरियर्स में, जिनको शायद हम काउंटर करने में बहुत अच्छे से काउंटर नहीं कर पाए। उसमें शायद अब जो संविधान बदलने की बात हो गई, रिजर्वेशन समाप्त करने की बात हो गई, झारखंड में सीएनटी एसपीटी की जो बात हो गई, उस प्रकार की बातों को शायद काउंटर बेहतर कर सकते थे तो रिजल्ट्स बेहतर होते। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि पार्टी कमजोर नहीं हुई है, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप सिर्फ उसको विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करेंगे, लोकसभा की सीटों, उसमें भी आप देखेंगे कि 52 सीटों पे बीजेपी आगे रही है। जहां तक आने वाले विधानसभा चुनाव की बात है, मुझे एक चीज लगती है कि पिछली बार जब हेमंत जी आए थे तो एक बहुत आस थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, क्योंकि लोग, जैसे बीजेपी की सरकार थी, तो कोई नया व्यक्ति जब आता है तो एक तरह से आस होती है और देखने का मन होता है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। युवा है, हमारी बात कर रहा है, नौकरियों की बात कर रहा है, बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहा है, आदिवासियों की, दलितों के हितों की बात कर रहा है, तो देखते हैं। लेकिन आप देखिए पिछले 4-4.5 साल में जो एक नैरेटिव बन के आया है, वो यही बन के आया है कि काम की बात तो दूर, नौकरियों की बात तो दूर, बेरोजगारी भत्ता तो दूर, कोई भी डेवलपमेंट की कोई भी एक स्कीम आप ऐसा नहीं बता सकते कि जो बहुत एक क्रांतिकारी स्कीम हो इस पूरे राज्य में पिछले 5 वर्ष, कोई भी एक नहीं बता सकते। साड़ी धोती बांटना मैं उसको बहुत क्रांतिकारी स्कीम नहीं मानता। कोई भी एक अच्छा स्कीम हो कि बहुत सुंदर सा स्कीम लेके आए, वो तो हटा ही दीजिए। इसके अलावा जैसे पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से करप्शन सामने आया, वो फिर से हमें याद दिला देता है फिर उसी जंगल राज की जो हम बात कर रहे थे, उसमें इनका हर कोई लिप्त होता है। मुख्यमंत्री के आसपास जितने लोग होते हैं सभी जेल जाते हैं। उनके जितने करीबी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो आज जेल में हैं, 2-2 साल से जेल में हैं। मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, इनके मंत्री जेल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी जनता देखती है, ये भी देखती है, और हर बार उनका नैरेटिव बस एक ही होता है। उनसे कोई भी टेक्निकल सवाल पूछिए कि इसमें तो लेकिन आपका नाम आ रहा है, तो नहीं मेरा नाम नहीं, वो तो मैं आदिवासी हूं इसलिए मुझे लोग जेल भेजते हैं। तो मेरे ख्याल से समझते हैं लोग इस चीज को कि कि धुआं है तो कुछ तो आग है, कुछ तो गलत किया है इस व्यक्ति ने, तभी इससे जेल जाना पड़ा है। तो लोग उस पर भी वोट करेंगे मेरे ख्याल से। बीजेपी यूथ को प्रमोट कर रही है, पढ़े लिखे युवाओं को आगे कर रही है, या फिर आपके नजरिए से क्या लगता है कि वही जो एक राजनीति में होता है कि धुरी बना के बैठे हुए हैं, जमी जमाई कुर्सी है, तो युवाओं को आगे नहीं आने देना चाहते? क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, जनरली पॉलिटिक्स को देखेंगे तो जो इंडिया में पॉलिटिक्स है उसमें हाई बैरियर्स ऑफ एंट्री है। मतलब किसी नए व्यक्ति के लिए जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, वैसे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो घुसना अपने आप में एक बहुत टेढ़ी चीज है। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा जैसे मैं खुद भी वैसे ही एक रास्ते से आया हूं, तो उसमें भी जब आप पार्टियों को कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कम से कम ये संभव है। बाकी पार्टियों में संभव ही नहीं है।
तो मैं किसी भी और पार्टी को ले लूँ, कांग्रेस को ले लूँ, जेएमएम को ले लूँ, या राष्ट्रीय स्तर पर और भी जितनी पार्टियां हैं, किसी में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं कि कोई जाएगा और एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं हो, सिर्फ काम करे और धीरे धीरे काम कर करके आगे बढ़े और उसे फिर कोई जिम्मेदारी मिले और फिर वो ग्रो करता रहे। बीजेपी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे दिखते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिखते हैं, नेशनल लेवल पे भी मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखते हैं जो बिना पृष्ठभूमि के आके उन्होंने अच्छे काम किए। अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये ज्यादा होना चाहिए और दिखना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, हर स्तर पे होना चाहिए, इनफैक्ट हर पार्टी में होना चाहिए। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है हर पार्टी में जनरली पॉलिटिक्स में अगर ज्यादा युवा आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो ये जिन नैरेटिव्स की हम बात कर रहे थे उन पर ज्यादा चर्चा होगी। वो शायद उन नैरेटिव्स पे ज्यादा बात करेंगे जो ज्यादा रेलिवेंट है, वो उन्हीं पुराने घिसे पिटे नैरेटिव्स को नहीं लेके चलेंगे। तो पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए बिल्कुल। मुझे लगता है बीजेपी कर रही है अपनी तरफ से प्रयास, कम से कम मैं तो ये कहूंगा कि मुझे इसका फायदा मिला है और मुझे यहीं के लोगों ने, यहीं के नेताओं ने, यहीं के संगठन मंत्री जो हैं, उन्हीं लोगों ने मुझे प्रमोट किया, कम से कम इन्वॉल्व किया, और उसी के बदौलत मैं राजनीति में आ पाया। तो मैं तो अपने आप को इसका बेनिफिशियरी मानता हूँ। तो चलिए जाते जाते हम एक बार जानना चाहेंगे कि 6 साल या 7 साल लगभग आपने शुरुआती करियर में एक कविता लिखी थी, तहजीब। उसकी अगर 2 लाइनें आप सुना पाए तो बेहतर हो। तहजीब मैंने काफी वर्षों पहले लिखी थी, मुझे याद नहीं उसकी पंक्तियां, मुझे याद भी है। तो ये पंक्ति महिलाओं पर मैंने लिखी थी और उनके दर्द पर एक प्रकार से मैंने दूसरा पक्ष किस प्रकार से देखता है उस पर एक कटाक्ष था, व्यंग था। और उसकी शुरुआत होती है कि तहजीब तमीज मर्यादा दहलीज, और अपनी पेचीदगी में उलझे वो सारे शब्द जिसे किसी परिवार की इज्जत बयां होती है, ये सारे शब्द महिलाओं के जिम्मे। तो किस प्रकार से इन सारे शब्दों के लिए जो परिवार की इज्जत है उसके लिए महिलाओं पर ही बोझ डाल दिया जाता है। तो इस पर, और ये काफी लंबी कविता है, मैंने इसे परफॉर्म भी किया है बॉम्बे में, तो उसके वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे जी। तो ये मृत्युंजय शर्मा है जो एक बेहतरीन लेखक हैं। इन्होंने जो किताब लिखी है उसकी चर्चा हमने इनके साथ की है। आप तमाम लोग भी इस किताब को पढ़ें और बिहार जो नज़रिया है बिहार को लेकर, 90 का वो दशक जो एक खौफनाक है, उस कहानी को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को, ब्रोकन प्रोमिसेस को पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल है, आप हमें मेल करें, हम आपकी कहानियों को भी साझा करेंगे। धन्यवाद मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप तमाम लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपनी रोचक कहानियां, किस्से, और अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई लोग हैं जो अपनी चीजों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें मेल करें और हमसे संपर्क करें। शुक्रिया।